मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना और वेलकम करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आराधनाज ट्यूटोरियल क्लासेस। और सबसे पहले आप सबको विश करती हूं हैप्पी न्यू ईयर। साल 2020 हम सबका कुछ खास नहीं किया, तो साल 2021 कुछ अच्छा जाए, यही मैं भगवान से प्रे करूंगी। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जिस पे कि आज का वीडियो है, जो कि है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमें यहाँ पढ़ना है, तो सबसे पहले हम उसके बेसिक्स पर जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, जब तक बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, तब तक आगे का नहीं समझ में आता है। हम डेफिनेशन याद कर लेंगे, सब याद कर लेंगे, बट बेसिक क्या है अगर हम किसी को समझाने जाएं और कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले तो हमें नहीं आता होगा। क्योंकि बेसिक जो आपको समझना है, जब तक आपको बेसिक नहीं आया मतलब आपको कुछ नहीं आया। क्या होता है, आप पूरा पढ़ लेते हो और एक छोटा सा डाउट आपको रह जाता है ना, उससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन जो है वो एक यूनिट ऑपरेशन है। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है? वो ऑपरेशन जिसके ड्यूरिंग किसी केमिकल में, किसी सैंपल में, किसी लिक्विड में, किसी गैस में फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो यूनिट ऑपरेशन कहलाता है। तो डिस्टिलेशन एक यूनिट ऑपरेशन है, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल चेंज यानी कि उसका फेज चेंज हो जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, उसका प्रेशर बढ़ जाए, है ना, ये आपका फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज यानी कि उसका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाए, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में ऐड होकर कोई तीसरी ही चीज़ बन जाए, दैट इज़ केमिकल चेंज। तो डिस्टिलेशन में फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसलिए वो एक यूनिट ऑपरेशन है। उसमें होता क्या है, डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। इस सेपरेशन टेक्निक में क्या चीज़ सेपरेट होती है और किससे सेपरेट होती है? अगर कोई लिक्विड मिक्सचर है तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन से। कैसे किया जाता है? हीट अप्लाई करके। अब हीट अप्लाई करने से क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड मिक्सचर पे हीट अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो जिस कंपोनेंट का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले वेपराइज होगा और जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में वेपराइज होगा। तो इसी चीज़ पे बेस्ड है डिस्टिलेशन। जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि ज़्यादा वाष्पशील है। तो जो ज़्यादा वाष्पशील है वो पहले वाष्पित हो जाएगा और जो कम है वो बाद में होगा। बस यही फिनोमिना है जिससे डिस्टिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसे लैंग्वेज में बोलें, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं, डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड मिक्सचर of two or more components is separated into its component fractions of desired purity by the application of heat। यानी कि कोई भी लिक्विड मिक्सचर जो कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना हुआ है, उसका सेपरेशन उसके कंपोनेंट फ्रैक्शन में, वो भी डिज़ायर्ड प्योरिटी के, यानी कि जितना भी हमें प्योर चाहिए, 90% चाहिए, 98% चाहिए, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी कि हीट अप्लाई करने से जो भी लिक्विड मिक्सचर है जो कि दो या ज़्यादा कंपोनेंट का बना हुआ है, वो कंपोनेंट्स जो है वो अलग हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस भी कंपोनेंट का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले वेपराइज हो जाता है और जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाद में वेपराइज होता है। तो और जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, यानी ज़्यादा वाष्पशील होता है, क्योंकि वो जल्दी वाष्पित हो जाता है। और जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम वॉलेटाइल होता है या फिर कम वाष्पशील होता है, क्योंकि वो देर में वाष्पित होता है। तो जो सेपरेशन है वो वॉलेटिलिटी के डिफरेंस पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने अच्छे से सेपरेशन होगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन primarily depends on the difference in volatilities of the components to be separated and the boiling points of the components in the liquid mixture। तो बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो कि डिस्टिलेशन का मैकेनिज्म किस चीज़ पे बेस्ड है? तो डिस्टिलेशन का मैकेनिज्म जो है वो बेस्ड है रिलेटिव वॉलेटिलिटी पे, कंपोनेंट्स की रिलेटिव वॉलेटिलिटी पे। अब रिलेटिव वॉलेटिलिटी होती क्या है? रिलेटिव वॉलेटिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ सैचुरेशन प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। सैचुरेशन प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर सेम चीज़ होती है, तो कंपोनेंट्स के सैचुरेशन प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर का रेशियो रिलेटिव वॉलेटिलिटी कहलाता है।
ठीक है। तो अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी 1 है यानी कि दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर है या फिर सैचुरेशन प्रेशर जो है वो बराबर है, तो जो आपका डिस्टिलेशन है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देयर शुड बी सम वैल्यू ऑफ द रेशियो, एक से ज़्यादा ही होना चाहिए रेशियो, तभी आपका जो डिस्टिलेशन है दैट इज़ पॉसिबल। द कॉम्पोनेंट हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल हैव हायर वेपर प्रेशर, जिस भी कॉम्पोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। और वेपराइजेशन स्टार्ट कब होता है? वेपराइजेशन तब स्टार्ट होता है जब वेपर प्रेशर जो है वो रूम प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे ही वेपर प्रेशर रूम प्रेशर के बराबर होता है वैसे ही वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है। तो बात करते हैं वेपर प्रेशर की, पर हम यहाँ वेपर प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। तो वेपर प्रेशर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आई है रिलेटिव वॉलेटिलिटी। रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो है वो रेशियो है किसकी? वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स की या फिर सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर पता होना चाहिए क्या है। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर व्हेन द लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जब लिक्विड और वेपर स्टेट्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती हैं तो जो वेपर कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि यहाँ पे आपको क्लोज कंटेनर ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है क्लोज कंटेनर की वॉल पे, क्योंकि अगर ओपन कंटेनर है तो जो वेपर बन रही है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए तभी वेपर प्रेशर टर्म आएगी। तो लेकिन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, मतलब कि ये लिक्विड और वेपर स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि वेपर बनना पहले से स्टार्ट हो जाता है सैचुरेशन पॉइंट से पहले ही, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट पे जब आता है तो लिक्विड भी वेपर में बन रहा होता है, वेपर भी लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। तो लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो रहे हैं अगर उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस में चेंज हो रहे हैं, यानी कि दोनों का चेंज होने का रेट बराबर है, उस टाइम हम कहते हैं कि लिक्विड और वेपर स्टेट्स जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और उस समय जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी क्लोज कंटेनर पे वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर। लिक्विड के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हमेशा इतनी एनर्जी रहती है कि वो एटमॉस्फेयर में जा सकें एस्केप करके। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज कंटेनर की वॉल पे कुछ प्रेशर लगाते हैं, और ये जो प्रेशर है ये उस समय वेपर प्रेशर कहलाता है जब मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस एट द सेम रेट एज द रिटर्न। मतलब लिक्विड का उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो रहे हैं जितने वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। If the intermolecular forces in a liquid are small, the molecules can easily escape from the surface of the liquid. अगर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, या फिर दूर है मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, यानी कि दूर हैं गैस या वेपर के जितने भी नहीं, मतलब लिक्विड के फॉर्म में ही रहते हुए अगर उनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो लिक्विड के कम हैं, तो क्योंकि वो दूर दूर है तो मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली एस्केप, वो ईजिली लिक्विड से वेपर में चेंज हो सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और क्योंकि वो ईजिली एस्केप कर सकते हैं, वो ईजिली लिक्विड फेस को छोड़ सकते हैं, तो जो पहले वाष्पित होता है यानी पहले लिक्विड से वेपर बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यानी कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे किसी भी लिक्विड में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा और उसका वेपर प्रेशर जो होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी लिक्विड में कम है तो उसका वेपर प्रेशर हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो लिक्विड मिक्सचर है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स है उसे हीट किया जाता है। जब हीट किया जाता है, अच्छा, कंपोनेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफर होने चाहिए, अगर डिफरेंट नहीं है तो डिस्टिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल है जब बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं या फिर वोलेटिलिटी में डिफरेंस है, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए कंपोनेंट्स के। तो लिक्विड मिक्सचर को हीट किया जाता है और वेपर फेस में फोर्स किया जाता है चेंज करने के लिए,
जो वेपर बनती है उसको दोबारा कंडेंस कर लिया जाता है। अब जो वेपर बनती है उसमें लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ज़्यादा होता है और जो जिसका कि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो कंपोनेंट का अमाउंट कम होता है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो कि ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कि जो कंडेंसेट है, यानी कि जो कंडेंस बैक होके जो आएगा हमारे पास कंडेंसेट, उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा। लेकिन जो ओरिजिनल मिक्सचर था जो हमारे पास लिक्विड मिक्सचर था, उसमें लेस वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कम होगा। अब हमें जानना है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी होती क्या है। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी जानने से पहले हम पता करते हैं कि ये राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ बेसिक लॉ होता है डिस्टिलेशन का। होता क्या है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अ सॉल्यूशन इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपोनेंट्स डज नॉट डिफर फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। इंग्लिश पे मत चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हर मॉलिक्यूल, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब लोग आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं नंबर बराबर है, चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं कुछ कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो है वो बराबर हैं। दैट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है दैट इज YI इंटू पी इज इक्वल टू पी सेट मल्टीप्लाई बाय XI। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज में दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर। किसी भी कंपोनेंट का वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम जैसा कि देख रहे हैं फॉर्मूला है YI इंटू पी इज इक्वल टू पी सेट मल्टीप्लाई बाय XI, जहाँ की YI है कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज और जो कैपिटल P है दैट इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो अगर हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। तो YI इंटू पी क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। अब क्योंकि कॉम्पोजिशन वेपर फेज में है तो पार्शियल प्रेशर भी वेपर फेज में होगा, है ना। तो वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का वो उसके पी सेट यानी कि वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है ना। और XI क्या है, XI जो है दैट इज कॉम्पोजिशन इन द लिक्विड फेज एंड पी सेट इज द सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एट द गिवन टेम्परेचर या फिर वेपर प्रेशर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन वो है जिसमें सब मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं वो बराबर होता है ना। द मॉलिक्यूल्स इन आइडियल सॉल्यूशन एक्सर्ट फोर्सेज ऑन वन अनदर। किसी भी सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन का किसी भी सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं ना। जब ये फोर्स सेम होते हैं सब मॉलिक्यूल्स के लिए तब वो सॉल्यूशन आइडियल कहलाता है। यानी कि फोर्सेस सेम, यानी कि जो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो सबके लिए बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ इंटरेक्शन बराबर है। जब आपस में बराबर इंटरेक्ट करेंगे तो आपस में बराबर फोर्स लगाएंगे। तो दोनों चीज़ें सेम है कि अगर किसी सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को में बराबर इंटरेक्ट कर रहे हैं यानी नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बराबर हैं, या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऑल ओवर द सॉल्यूशन सेम है, तो जो सॉल्यूशन है दैट इज़ आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट्स लॉ है वो आइडियल सॉल्यूशन पे ही अप्लाई होता है। तो बात करते हैं रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होता है, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। बट ये इसकी रियल डेफिनेशन नहीं है 100% राइट, लेकिन ये प्रूफ होकर आता है। इसकी रियल डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले तो सेपरेशन फैक्टर होता है या फिर मेजर ऑफ सेपरेबिलिटी होता है फॉर डिस्टिलेशन, क्योंकि डिस्टिलेशन बेस्ड ही इसी पे है। अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू 1 है तो सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, डिस्टिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर वेपर प्रेशर्स दोनों के बराबर हैं तो ये, यानी दोनों कंपोनेंट्स के अगर वेपर प्रेशर बराबर हैं तो जो आपका डिस्टिलेशन है दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ A and B इन वन फेज टू दैट इन अनदर। यानी कि अगर कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ A and B इन वेपर फेज टू कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ A and B इन लिक्विड फेज, तो कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ A and B इन वेपर फेज क्या होगा। अगर वेपर में कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन
एक्स वाई है तो बी का क्या होगा, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो अगर ए वाई है तो बी क्या होगा 1 माइनस वाई। तो कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज क्या हो गया, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इसी तरीके से कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज क्या होगा, अगर कंपोनेंट ए लिक्विड में एक्स है मोल फ्रैक्शन तो बी का क्या होगा 1 माइनस एक्स। तो अल्फा यानी कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो कि रेशियो है कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज टू दैट इन लिक्विड फेज, वो हो जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। फिर जब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो y इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा रिलेटिव वॉलेटिलिटी। अब लेकिन ये पी अपॉन पी बी कैसे होगा, तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो y अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं पी ए और 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पी बी। कैसे, राउल्स लॉ से नीचे हमने पूरा डिफाइन कर रखा है कि y अपॉन एक्स से हो गया पी ए अपॉन पी और 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स से हो गया पी बी अपॉन पी, है ना। तो पी ए अपॉन पी बी अपॉन पी, ये वैल्यू क्या हो गया पी ए अपॉन पी बी। तो यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई पी ए अपॉन पी बी। तो यहाँ से क्या निकल के आया, प्रूफ हो गया कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। ओके, तो अब हम आते हैं डेफिनेशन पे डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन की हम डेफिनेशन कैसे देंगे, अब तक तो हम सिर्फ समझाते आ रहे थे ना कि किसी को हम कैसे समझाएंगे। तो डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन टेक्निक फॉर सेपरेटिंग द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट from the mixture of less and more volatile components by partial vaporization of the original solution followed by condensation। यानी कि डिस्टिलेशन जो है वो सेपरेशन टेक्निक है, किस लिए, सेपरेट करने के लिए। क्या सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर है जिसमें एक मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है और एक लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है, उसमें से मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। और वो सेपरेट कैसे किया जाएगा, पहले जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसका पार्शियल वेपराइजेशन होगा और उसके बाद जो वेपर बनेगी उसको कंडेंस किया जाएगा और जो कंडेंसेट होगा उसमें जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो ज़्यादा होगा और जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो कम होगा। तो ये है डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन। एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो मेन हम वैसे तो ये हर इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना। और ये वाटर को डिस्टिल करने के लिए ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाए, सॉल्ट को रिमूव किया जाए सी वाटर से या कोई भी इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाए, डिस्टिलेशन यूज़ होता है। एयर को डिस्टिल किया जाता है इसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, इस सबको रिमूव करने के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है डिस्टिल्ड एयर। पर बेसिक और फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, पर बेसिकली क्योंकि हम केमिकल इंजीनियर्स हैं तो इसका यूज़ होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। बहुत वास्ट यूज़ होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, सारे क्रूड पेट्रोलियम में से फ्रैक्शंस को अलग करने के लिए, यानी कैरोसिन, गैसोलीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब नैप्था, इन सबको अलग करने के लिए, अलग अलग कट्स में रिमूव करने के लिए ये डिस्टिलेशन का यूज़ होता है। तो सबसे बड़ा यूज़ जो है हम केमिकल इंजीनियर्स के लिए मेनली वो है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। It is used to separate crude oil into more fractions for specific use such as transport, power generation and heating। तो एक क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को उसके फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट अगर हमसे कोई पूछे केमिकल इंजीनियर से तो हम सबसे पहले बताएंगे इट इज़ यूज बेसिकली इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो ये था डिस्टिलेशन का बेसिक, ठीक है। इसके आगे डिस्टिलेशन मैं आगे अगली वीडियो में अपना बताऊंगी, क्योंकि एक ही में सारा झोंक दूंगी तो ऊपर से जाएगा मेरी भी और आपकी भी। तो ये थी मेरी वीडियो डिस्टिलेशन के बेसिक्स के लिए। कैसी लगी नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, मैंने थोड़ा जल्दी बोला, मैंने थोड़ा धीरे बोला, मैंने कोई चीज़ छोड़ दी या मैंने किसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, कम देना था, तो जो भी आपके मन में जो भी हो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। या कुछ और आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, कुछ भी जो भी आपका मन करे आप नीचे कमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया हो या पूरा समझ में आया हो या आधा समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताया है वो अच्छे से बताया है और बाकी फ्रेंड्स को भी आना चाहिए
है ना। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा वीडियो है और मैं चाहूँगा कि या मैं चाहूँगी कि मैं और भी स्टडी करूँ इनके वीडियोज़ से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरों को भी मेंशन कर सकते हैं कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।